हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक दूसरे बहुजन नायक महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया है। आज का हम एक महान बहुजन क्रांतिकारी जिसका बहुत आज भी नाम लिया जाता है, बहुत ही श्रद्धापूर्वक से और बहुत बलपूर्वक उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किया, आज भी उनका नाम लिया जाता है। आदिवासी समाज से आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे साथियों बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक महान क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा, आज उनके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। कभी इस किताब के माध्यम से क्या लिखते हैं। अंग्रेजी अंग्रेजों की शोषण नीति और असह्य परतंत्रता से भारतवर्ष को मुक्त कराने में अनेक महापुरुषों ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया है। इन्हीं महापुरुषों की कड़ी का एक नाम है बिरसा मुंडा। अबुआ दिसोरम रे अबुआ राज, अर्थात हमारे देश में हमारा शासन का नारा देकर भारतवर्ष के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की हुकूमत के सामने कभी घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाया, बल्कि जल, जंगल और जमीन के हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान अर्थात क्रांति का आह्वान किया। साथियों, थोड़ा सा बताएंगे कि बिरसा मुंडा जो है, उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इनका आज भी कुछ जगहों पे अंश मिलता है हमको देखने के लिए। इसलिए जो है कि इस पर नवयुवा साथी ध्यान दें कि हमारे किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया है। हमारी जो आज की थोड़ी बहुत आज़ादी हमें है, अभी पूर्ण रूप से हम आज़ाद नहीं हैं। अभी देखा जाए तो हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। इसलिए बार बार ये चेतना करते हैं किताब के माध्यम से कि किताबों में जाएं और शिक्षित बने और अपने हक अधिकारों को पहचानें और उसे हासिल करने की कोशिश करें। आगे क्या लिखते हैं। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूट कर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वतंत्रता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी झाड़ फूंक करने वाले की दुकानदारी भी ठप हो गई। ये सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ की। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी, तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। उन्होंने आदिवासियों के बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। उनका तीसरा संकल्प था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी और राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी समाज अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुआ। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे कि यहाँ एक शब्द आया है बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा के लोग में आज की नई पीढ़ी बहुत ही कम जानकारी करती है। बेगारी प्रथा का खास तरीके से अगर उसका सही से विश्लेषण किया जाए, उसे और सरल किया जाए, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता था। बेगारी प्रथा का मतलब ये होता था कि कोई भी बड़ा आदमी छोटे आदमी से, गरीब आदमी से किसी भी प्रकार का कोई भी काम करा लेता था और उसकी कोई कीमत, कोई मजदूरी नहीं होती थी। बस उसे बेगारी के नाम पे और कह के उसे छोड़ दिया जाता था। हालांकि आज के वर्तमान स्थिति में ऐसा कहीं भी देश में किसी भी तरह में ऐसा नहीं है। आप थोड़ा करो या ज़्यादा करो, श्रमदान होता है, लेकिन वो कह करके होता है कि हम श्रमदान कर रहे हैं, उसका
खुशी से लोग करते हैं। लेकिन उस समय बेगारी प्रथा के नाम पर को उसको ना चाहते हुए भी मजदूर के लोग ज़बरदस्ती उससे काम करा लिया करते थे, और उसकी मजदूरी नहीं मिलती थी, उसको बेगारी कह करके और उसको छोड़ दिया जाता था। ये स्थिति थी उस समय। बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और उस सबको जागरूक किया। बल्कि जब ऐसा उन्होंने किया तो वहाँ उनके जो घरों का काम था, खेती बाड़ी का काम था जमींदारों का, वो उनका रुक गया। ये मैं नहीं, किताब के माध्यम से इसमें वर्णन किया गया है, कवि ने लिखा है। तो ये उस समय ऐसी प्रथा प्रचलन थी, हालांकि आज नहीं है। अब आगे कवि क्या लिखते हैं इस विषय पे हम विचार करें। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को चालकत ग्राम में हुआ। बिरसा मुंडा का पैतृक गांव उलिहातू था। इनके जन्म स्थान को लेकर यद्यपि इतिहासकारों में मतभेद है कि उनका जन्म स्थान चालकत है या उलिहातू। हालांकि बिरसा का बचपन अपने दादा के गांव चालकत में ही बीता। सन 1886 ईस्वी से जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित चाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा ने शिक्षा ग्रहण की। बिरसा मुंडा को अपनी भूमि और संस्कृति से गहरा लगाव था। उन दिनों मुंडा सरदारों से छीनी गई भूमि और संस्कृति से गहरा लगाव था। उन दिनों मुंडा सरदारों से छीनी गई भूमि और संस्कृति से गहरा भूमि पर उन्हें दुख था, या कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा आदिवासियों के भूमि आंदोलन के समर्थक थे। वे वाद विवाद में हमेशा प्रखरता के साथ आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन पर हक की वकालत करते थे। पादरी डॉक्टर नोट्रेट ने कहा कि यदि वे लोग ईसाई बने रहें और उनके अनुदेशों का पालन करते रहें तो मुंडा सरदारों की छीनी हुई भूमि वापस करा देंगे। लेकिन 1886-87 में मुंडा सरदारों ने जब भूमि वापसी का आंदोलन किया तो उस आंदोलन को न केवल दबा दिया गया बल्कि ईसाई मिशनरियों द्वारा इसकी भर्त्सना की गई, जिससे बिरसा मुंडा को गहरा आघात लगा। उनकी बगावत को देखते हुए उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। फलतः 1890 में बिरसा तथा उनके पिता चाईबासा से वापस आ गए। साथियों, मुंडाओं की ज़मीन जो कि आदिवासी समाज में आते हैं, उनकी ज़मीन ईसाइयों द्वारा वहाँ कब्जाई गई थी, और उन्होंने कहा कि यदि तो ईसाई धर्म को आप अपनाओगे तो हम आपकी ज़मीन को वापस कर देंगे। जब उन्होंने अपनी ज़मीन को वापस करने के लिए योजना बनाई, संगठित होकर के सब आंदोलन किया, तो उस समय उन्होंने दिया नहीं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। इसी बात को लेकर के बिरसा मुंडा जो है वो ज़्यादा आघात हुआ, और उन्होंने जब इस सब बार बार करने लगे तो जिस स्कूल से उनका संबंध था उनको स्कूल से ही निकाल दिया गया। फिर बिरसा मुंडा आगे इसी तेज पे और गहरे और मजबूती के साथ से जनता के साथ उभरने की कोशिश की। आगे फिर कभी क्या लिखते हैं। 1886 में 1890 तक बिरसा हर चाईबासा मिशन के साथ रहना उनके व्यक्तित्व का निर्माण काल था। 1890 में चाईबासा छोड़ने के बाद बिरसा और उनके परिवार ने जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़ दी, क्योंकि मुंडाओं सरदारों का आंदोलन मिशन के विरुद्ध था और लूथरन चर्च तथा कैथोलिक मिशन ने आंदोलन का विरोध किया था। मुंडाओं ने ईसाई धर्म इसलिए अपनाया था कि ईसाइयों ने यह भरोसा दिलाया था कि यदि वे ईसाई धर्म अपना लेंगे तो उनकी छीनी गई भूमि व विरासत उन्हें वापस दिला दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिरसा मुंडा का संस्थाल विद्रोह, चुआर आंदोलन, कोल विद्रोह का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। अपनी जात की दुर्दशा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अस्मिता को खतरे में देख उनके मन में क्रांति की भावना जाग उठी। उन्होंने एक धार्मिक अस्मिता को खतरे में देख उनके मन में क्रांति की भावना जाग उठी। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे मुंडाओं का शासन लाएंगे तथा अपने लोगों में जागृति पैदा करेंगे। बिरसा मुंडा ने न केवल राजनीतिक जागृति के बारे में संकल्प लिया बल्कि अपने लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागृति पैदा करने का भी संकल्प लिया। बिरसा ने गांव-गांव घूमकर लोगों को अपना संकल्प बताया। उन्होंने अबुआ दिसोम रे अबुआ राज, हमारे देश में हमारा शासन का बिगुल फूंका। साथियों,
बिरसा मुंडा ने जहां तक कोशिश किया सामाजिक संगठन बनाने की और तमाम ऐसे प्रश्नों की कि ताकि हम जो हमारे मुंडाओं का ऐसा हुआ है वो छिना हुआ है, जमीन है, हमारा सामाजिक है, हमारा सांस्कृतिक जो अधिकार है उसको हमें वापस मिले। उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, जहाँ तक उनका अपना था जीवन का एक एक पल उन्होंने इसमें गुजारा है। आगे क्या लिखते हैं, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। वे उग्र हो गए, शोषकों, ठेकेदारों और अंग्रेजी चाटुकारों को मार भगाने का आह्वान किया। पुलिस को भगाने की इस घटना से आदिवासियों का विश्वास बिरसा मुंडा पर होने लगा। विद्रोह की आग धीरे धीरे पूरे छोटा नागपुर में फैलने लगी। कोल लोग भी विद्रोह में शामिल हुए। लोगों को विश्वास होने लगा कि बिरसा मुंडा उन्हें इस शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। अब दिकुओं का राज समाप्त हो जाएगा एवं अबुआ दिसोम रे अबुआ राज कायम होगा। आदिवासी को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यदि वे सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, सरकार का विद्रोह करेंगे, तो उनका खोया हुआ राज भी वापस मिलेगा। इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया। 22 अगस्त 1895 अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा मुंडा को किसी भी तरह गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। जिला अधिकारियों ने बिरसा के गिरफ्तारी के संबंध में विचार विमर्श किया। जिला पुलिस अधीक्षक GRK मेयर्स को दंड प्रतिक्रिया संहिता 353 और 505 के तहत बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी वारंट का तामील करने का आदेश दिया गया। दूसरे दिन सुबह मेयर्स बाबू जगमोहन सिंह तथा 20 सशस्त्र पुलिस बल के साथ बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने चल पड़े। पुलिस पार्टी 8:30 बजे सुबह बंदगांव से निकली एवं 3 बजे शाम को चालकद पहुंची। बिरसा के घर को उन्होंने चुपके से घेर लिया। एक कमरे में बिरसा मुंडा आराम से सो रहे थे। काफ़ी मशक्कत के बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें शाम को 4 बजे रांची में डिप्टी कलेक्टर के सामने पेश किया गया। रास्ते में उनके पीछे भीड़ का सैलाब था। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों को आशंका थी कि उग्र भीड़ कोई उपद्रव न कर बैठे, लेकिन बिरसा मुंडा ने भीड़ को समझाया। बिरसा मुंडा के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने का स्थान रांची से बदलकर खूंटी कर दिया गया। बिरसा को राजद्रोह के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में 50 रुपये का जुर्माना तथा 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। उलगुलान की आग जरूर दब गई, लेकिन यह चिंगारी बनकर रह गई जो आगे चलकर विस्फोटक हो गई। साथियों, बताते हैं कि बिरसा मुंडा को बड़े ही तरकीब से उनको जनता को भड़काने के लिए जब वो एकत्रित करते, उनको समझाते बुझाते, इस आरोप में ऐसा कानून आज भी है। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने किया और फिर जा करके उनको घर पे गिरफ्तार किए। लेकिन उनको चाहने वाले इतना देर थे कि वो उन्होंने उनका पीछा चाहते तो वो वहाँ सर के 20 पुलिस थे, अगर जनता इतनी थी कि उनको छुड़ा भी लाते। लेकिन बिरसा मुंडा ने समझाया कि नहीं, हम कानून का पालन करेंगे, जो कानून है, और कानून में उन्हें 50 रुपये का जुर्माना और 2 साल सश्रम मेहनत करते हुए कि उनकी सज़ा दी गई और उस सज़ा को उन्होंने स्वीकार किया। उनको रांची से वहाँ खूंटी थाने भेज करके जिस तरीके से हुआ उस चीज़ को स्वीकार किए। फिर आगे अब कभी क्या लिखते हैं उनके विषय में जो हुआ उनके साथ में। 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। 24 सितंबर 1899 को उलगुलान पुनः प्रारंभ कर दिया गया। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने और रांची जिले के खूंटी, करी, तोरपा, तामाड़ और बसिया थाना क्षेत्रों में उलगुलान की आग दहक उठी। क्रांतिकारियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों में तीर चलाए। बसिया में ईसाई मिशन पर तीरों की बौछार की गई। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बिंदु खूंटी थाना क्षेत्र था। 7 जनवरी 1900 की बैठक के बाद विद्रोही करीब 10 बजे दिन में खूंटी के लिए रवाना हो गए। विद्रोहियों ने खूंटी थाना में हमला कर दिया। थाने में घिरे कांस्टेबलों ने आगे बढ़ते भीड़ पर 2 राउंड गोली चलाई, पर गोली किसी को नहीं लगी। इससे विद्रोहियों की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने पुलिस सिपाही की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को अंदर से झकझोर दिया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर करीब 3 मील उत्तर में सैल रैकब पहाड़ी पर विद्रोहियों की
सभा हो रही थी। सभा में तीर, धनुष, भाला, टांगी, गुलेलों से लैस बिरसा के अनुयायियों एवं विद्रोहियों के अंदर अंग्रेजों एवं शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जज्बा अंतिम चरण में था। तभी पुलिस पार्टी ने उस सभा के सामने आकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण एवं हथियार डालने को कहा। इतने में ही बिरसा मुंडा के दूसरे सबसे बड़े भक्त नरसिंह मुंडा ने सामने आकर ललकारते हुए कहा कि हम लोगों का राज है, अंग्रेजों का नहीं। अगर हथियार रख देने का सवाल है तो मुंडाओं को नहीं, अंग्रेजों को हथियार रख देना चाहिए। और अगर लड़ने की बात है तो वे खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। तब अंग्रेजी सेना ने भीड़ पर आक्रमण किया और विद्रोहियों को अंग्रेजों ने क्रूरता के साथ दमन किया, लेकिन विद्रोहियों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। साथियों, छोटा सा परिचय। मान लीजिए 200-400 आदमी जहाँ इकट्ठा थे, लेकिन अंग्रेजों का शासन था उस समय। ज़्यादा उनके पास मजबूती थी, उनके पास साधन थे, सरकारी बंदूकें थे, उन लोगों के पास लाठी भाले और ग्रास जो देसी औजार होते हैं ये सब के साधन। लेकिन तब हमेशा कोई युद्ध जीती जाती है वो साहस से जीता जाता है, ना कि किसी और चीज़ से। साहस भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हथियार हथियार होता है, औजार औजार होता है, आप नहीं कर सकेंगे। और उस समय जब उन्होंने अंग्रेजों से ऐसे सभा में लड़ाई लड़ियाँ, तो उसमें उनके सारे करीब बहुत से आदमी उसमें हो गए। आगे के पैराग्राफ में बताते हैं लड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कभी घुटने नहीं टेके। आगे लिखते हैं, शहीद रकब पहाड़ी पर इस आक्रमण में 40 से लेकर 400 की संख्या में मुंडा लोग लड़ाई में मारे गए। विद्रोहियों पर इस घटना के बाद दमन और तेज हो गया। विद्रोहियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 3 फरवरी 19 ईस्वी को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीरा खेल गांव के 7 व्यक्तियों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को बताकर उन्हें धोखे से पकड़वाया। बिरसा को पैदल ही खूंटी के रास्ते रांची पहुंचा दिया गया। हजारों की भीड़ ने तथा बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा जिस रास्ते से ले जाया गया उनका अभिवादन किया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया है तथा उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। अंततः 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। बिरसा मुंडा के सपनों की भूमि पर आज विस्थापन का दंश लोग झेल रहे हैं। विकास के नाम पर औद्योगिकीकरण का रास्ता खुल रहा है, लेकिन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कोई नीति या मसौदा तैयार नहीं है। सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक धरोहर बिखरने लगी हैं। आदिवासी समाज पूंजीवादी ताकतों का दंश झेलने पर विवश है। क्या यहाँ आत्ममंथन करना जरूरी है कि वर्तमान झारखंड की स्थिति और बिरसा मुंडा के सपना अबुआ दिसोम रे अबुआ राज कितना प्रासंगिक है। साथियों, यहाँ कवि लिखते हैं कि 40 से लेकर के 400 उसकी लड़ाई में मारा गया। और मान लीजिए जो इनके अनुयायी थे सभी लोग उनको बिरसा मुंडा को छिपा करके कहीं गुप्त स्थान पर रखते थे कि जो हमारा मुखबिर है वही नहीं रहेगा तो हमारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा और उसी इनाम के लालच में 7 आदमियों ने उनका गुप्त स्थान बता दिया। और गुप्त स्थान बताने के बाद अंग्रेजी ताकत ज़्यादा थी और उनको बिरसा मुंडा को पकड़ करके वो ले गई और फिर उसको जेल में करी। और बिरसा मुंडा ने किस किस तरीके से अंतिम सांस जेल में ली, हैजा का बीमारी बताया गया इसमें। और इतिहास के पन्नों में खास चर्चा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कवियों ने इनका दिया है, क्योंकि बिरसा मुंडा का आज भी जो है पूरी पहचान है और पूरा नाम लिया जाता है, क्योंकि ये अभी अंग्रेजों के समय के ही क्रांतिकारी थे, इसलिए इनका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। वो कभी इस हिसाब से जितना मिला उस हिसाब से बहुत अच्छी और छोटे से परिचय में बहुत बढ़िया जानकारी दी है। शायद मेरे युवा साथियों को या पढ़ने वाले इच्छुक को किसी भी भाई बहन को ये अच्छा लगे। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, शेयर करें और दूसरों को भी सिखाएं और उनके उस विषय में बताएं और आप जानकारी हासिल करें। शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से हम ही मजबूत अपने आप को बना सकेंगे। साथियों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा यहीं विराम देते हुए हम आगे जो हमारे बहुजन
समाज के महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही जज्बे से लड़ाई लड़ी है, बहुत मेहनत की है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ, अपने सुखों की कुर्बानियाँ दी हैं, और तब जा कर के हमें ऐसा मिला है। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी इसको जानकारी हासिल करें। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम लेते हुए हम आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।